हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। और हम लोग उत्तर प्रदेश का बजट देख रहे थे जो कि हमारे सुरेश कुमार खन्ना जी ने प्रस्तुत किया है। उनका जो बजट का भाषण था उसमें हमने सामाजिक सुरक्षा तक देख लिया था। अब हमें अवस्थापना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर देखना था, तो आइए शुरू करते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो पहली बात बताई गई है वो प्रधानमंत्री जो आवास योजना है अर्बन, उसमें जो है यूपी में 17.62 लाख जो आवास है उसको यूपी में गवर्नमेंट ने स्वीकृत किया था। और पूरे देश में उत्तर प्रदेश इसमें नंबर 1 पर है। सेकंड पॉइंट वो बताते हैं कि जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है और उस पे जो है जो मूवमेंट है वो गाड़ियों का शुरू हो चुका है। और उसके आसपास इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने की, इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। देखिए, उत्तर प्रदेश में टोटल 13 एक्सप्रेसवे हैं जिसमें 6 जो हैं चल रहे हैं और 7 पे काम चल रहा है। तो जो 6 जिन पे मूवमेंट है वो एक तो आपका हो गया यमुना एक्सप्रेसवे जो कि आपका दिल्ली आगरा, इसके अलावा नोएडा, ग्रेटर नोएडा को जो जोड़ता है एक्सप्रेसवे वो हो गया दूसरा। तीसरा आगरा से लखनऊ। चौथा आपका दिल्ली से मेरठ। इसके अलावा आपका पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। ये आपके 6 हो गए जिन पे मूवमेंट जारी है। और जो 7 अभी जो निर्माणाधीन है वो हो गया आपका लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे, उसके बाद गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, फिर गंगा एक्सप्रेसवे जो कि मेरठ से प्रयागराज तक है। इसके अलावा गाज़ियाबाद से कानपुर, फिर जो जिन्हें लखनऊ से दिल्ली जाना हो वो डायरेक्ट लखनऊ कानपुर होते हुए दिल्ली निकल जाएंगे। इसके अलावा गंगा एक्सप्रेसवे, फिर गंगा एक्सप्रेस हो गया तो गाज़ियाबाद से कानपुर, और फिर गोरखपुर से सिलीगुड़ी जो जा रहा है वो यूपी से गोरखपुर से होके गुजरेगा। इसके अलावा जो दिल्ली सहारनपुर देहरादून है वो सहारनपुर यूपी को टच करते हुए देहरादून होते हुए दिल्ली से निकलेगा। और जो लास्ट है वो है आपका गाजीपुर बलिया। तो ये 7 एक्सप्रेस आप लोग नोट कर लीजिए। ये 7 जिनके निर्माणाधीन अब उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे के मामले भी पूरे देश में नंबर 1 पर है। इसके अलावा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे भी औद्योगिक क्लस्टर स्थापित किए जा रहे हैं। फिर गोरखपुर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का कार्य प्रगति पर हमने बता ही दिया। मेरठ से प्रयागराज जो कि 594 किलोमीटर का है। गंगा एक्सप्रेसवे उस पर भी कार्य चल ही रहा है। इसके अलावा झांसी लिंक एक्सप्रेसवे और चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे, इस पर भी काम चल रहा है। और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के साथ साथ डिफेंस कॉरिडोर की परियोजना के लिए जो है इस बार 550 करोड़ रुपये बजट में दिए गए हैं। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ जो है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित किया जाए उसके लिए भी 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा जो यमुना एक्सप्रेसवे है उसके जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो प्राधिकरण है, अथॉरिटी है, उसने जो है वहाँ पर 1000 एकड़ भूमि वहाँ पर 1000 एकड़ भूमि में इंटरनेशनल फिल्म सिटी नोएडा में बनाई जा रही है। और इसमें लगभग 10,000 करोड़ से ज़्यादा का निवेश आएगा और इसमें रोज़गार भी जनरेट होगा और बहुत सारे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी भी हमारे प्रदेशवासियों को मिलेगी। इसके बाद अगर हम रोडवेज़ या उनकी लेंथ की बात करें तो 21,696 किलोमीटर का रूरल रोड। देखिए, 3 तरह के रोड होते हैं। एक हो गया आपका नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, फिर आपका मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, उसका मतलब रूरल रोड। ये 4 हो गया। तो ये रूरल रोड की बात की जाए तो 21,696 किलोमीटर की रूरल रोड का डेवलपमेंट हुआ है। और इसके अलावा 18,000 का चौड़ीकरण या सुदृढ़ीकरण, 18,000 से ज़्यादा, और यहाँ 21,500 से ज़्यादा। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए, पर्यटन को बढ़ावा देना है तो जितने भी हमारे कई सारे टूरिस्ट स्पॉट हैं ऐसे डिस्ट्रिक्ट में जो बैकवर्ड हैं, तो उनमें जो रोड है उनका चौड़ीकरण हो, उनका नवीनीकरण हो, उन्हें गड्ढा मुक्त किया जाए। तो इस पे भी इस बार के वित्तीय वर्ष में काफ़ी कार्य किया गया है और काफ़ी इसमें पैसे दिए गए हैं। अब हम देखते हैं लॉ एंड ऑर्डर में मेंस में 2018 में सीधे क्वेश्चन आ गया था यूपी के। तो लॉ एंड ऑर्डर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बजट से ही उठा लेते हैं सीधे क्वेश्चन। तो देखिए, महिलाओं और जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनके विरुद्ध अपराध को नियंत्रण करने में उत्तर प्रदेश काफ़ी प्रभावी रही है हमारी सरकार। और जो वुमेन के अगेंस्ट जो क्राइम हुए थे उसमें अगर जो दंड दिलाने की बात हो तो उसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है अपने पूरे देश में। आप इसमें हमने एक शॉर्ट वीडियो भी है जिसमें योगी जी बजट के दौरान ये बता रहे हैं, तो आप वो शॉर्ट वीडियो भी देख सकते हैं। अब जो है लॉ एंड ऑर्डर में हम देख सकते हैं कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो ज़ीरो टॉलरेंस की है। मतलब वो टॉलरेट नहीं करेगी ऐसा कोई भी आपराधिक तत्व को और असामाजिक तत्व को। उनके खिलाफ कठोरतम विधिक कार्रवाई होगी। ये इम्पॉर्टेंट है। ये डेटा जो है मेंस में हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। देखिए, अगर हम डकैती की बात करें तो उसमें 80% से ज़्यादा गिरावट आई है। 2016 से कंपेयर कर रहे हैं हम 2022 को। लूट की बात करें तो उसमें 66% की गिरावट आई है। हत्या की बात करें तो 32% की,
और राइट की बात करें तो 51% की, ग्रैब वेधन है ना, ट्रेसपासिंग उसमें 5.59 की, चोरी में भी 17.5 के लगभग, फिर रोड होल्ड अप इसमें 100% की, और फिरौती में भी, अपहरण में भी 43% की कमी पाई गई है। ये दिखाता है कि हमारा लॉ एंड ऑर्डर काफ़ी सुधरा है 2016 के कंपैरिजन। अब महिलाओं के विरुद्ध अधिकार जो होते हैं जैसे दहेज मृत्यु, उसमें भी 15% की कमी आई, बलात्कार में भी 21.5% की कमी आई, अपहरण में भी कमी आई है। इसके अलावा जो भू माफिया हैं उन लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करते हुए जो है एंटी भू माफिया पोर्टल बनाया गया है, जिसमें अवैध कब्जे में जिन लोगों ने, जैसे कोई बाहुबली है उसने अवैध कब्जा कर रखा है, तो उसके लिए आम जन को उससे दिक्कत है, आम जन उनसे बाहुबलियों से नहीं लड़ सकते, तो सरकार ने भू माफिया पोर्टल बनाया, एंटी भू माफिया पोर्टल। इस पर लोगों ने शिकायत की और जिन्होंने शिकायत की उसको निस्तारित किया गया। लगभग 3,41,000 शिकायतें आईं, उसमें 3,39,000 शिकायत पे कार्रवाई की गई। इसके अलावा 70,000 हेक्टेयर का एरिया काफ़ी बहुत बड़ा होता है, उसमें जो अवैध अतिक्रमण था उसे मुक्त कराया गया। इसके अलावा जो भू माफिया हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। फिर साइबर क्राइम की बात करें तो साइबर क्राइम के लिए जो है हर परिक्षेत्र में जो है एक साइबर क्राइम पुलिस थाना बनाने की बात की गई है, और हर थाने में, जितने प्रदेश में हमारे जितने 1531 थाने हैं, 1531 थानों में एक एक साइबर हेल्प डेस्क होगी, और परिक्षेत्र मुख्यालयों पर साइबर फोरेंसिक लैब होगी, और पुलिस मुख्यालयों पर एडवांस डिजिटल साइबर फोरेंसिक लैब की स्थापना की जा रही है। ये इम्पॉर्टेंट है, ये जो है साइबर फोरेंसिक लैब और एडवांस डिजिटल साइबर फोरेंसिक लैब इस बजट में इसके लिए बोला गया है। अब पुलिस विभाग में जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनको रहने की सुविधा के लिए 1,000 करोड़ रुपए इस बजट में प्रस्तावित है, उनको आवासीय सुविधा मिले इससे। जो नए पुलिस कमिश्नरेट बने हैं तो वहाँ पे देखिए भवन नहीं है, जैसे कार्यालय एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग नहीं है, तो उसके लिए भी 850 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ये वही बात है, यहाँ पे इन्होंने शहरी क्षेत्र में 400 करोड़ रुपए दिए गए हैं उनके आवास के लिए। SDRF जो स्टेट डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स है, जब भी कोई डिज़ास्टर आता है, जैसे मान लीजिए बाढ़ आ जाए, सूखा पड़ जाए, या कहीं मान लीजिए कोई बच्चा ही ट्यूबवेल में गिर जाए, तो जो है SDRF जो है इस तरह के डिज़ास्टर से हमें निजात दिलाने में सबसे आगे है। तो उसके पास नए नए इक्विपमेंट्स हों, उसको और बेहतर ट्रेनिंग मिले, उसके लिए 10 करोड़ रुपये इस बजट में दिए गए हैं। अब चिकित्सा एवं स्वास्थ्य देख लेते हैं, हेल्थ में। तो जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो उसके तहत बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं, बहुत सारे प्रोग्राम हैं नेशनल रूरल हेल्थ मिशन में। जो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है उसमें देखिए, जो कुष्ठ के लिए लेप्रोसी इरेडिकेशन, ये प्री में आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा TB कंट्रोल हो गया, इसके अलावा ब्लाइंडनेस कंट्रोल हो गया, रूरल एरिया में मोतियाबिंद हो जा रहा है बूढ़े लोगों को। इसके बाद आयोडीन की जो डेफिशिएंसी है उसको चेक करने के लिए, तो NRHM के तहत बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट की जो प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना है, उसके लिए भी 1,600 करोड़ रुपए, 1,600 से ज़्यादा 1,650 करोड़ रुपए से अधिक रुपए प्रस्तावित किए गए इस बजट में। इसके अलावा जो आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना है, उसमें जो है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा जो इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब हो हर डिस्ट्रिक्ट में, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल हो, उसको सुदृढ़ीकरण किया जाए, मोबाइल यूनिट हॉस्पिटल हो, इसके लिए भी बजट में प्रस्ताव है। इसके अलावा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, यानी जिसे हम आयुष्मान भारत बोलते हैं, उसके तहत ये भी इंपॉर्टेंट, मेंस में आपके ये फैक्ट आप नोट कर लीजिए, 2.34 करोड़ से अधिक, मोर देन 2.34 करोड़ पीपल उसमें रजिस्टर्ड हुए हैं। अब इसमें क्या है, प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उन्हें मिलेगी, ऐसे राजकीय अस्पतालों में और प्राइवेट जो कि अनुबंधित हैं, उसको 400 करोड़ रुपए बजट में इस बार दिए गए हैं। तो आपके जो रूरल सब हेल्थ सेंटर्स हैं, उप स्वास्थ्य केंद्र या PHC या प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो गया, तो उसको कन्वर्ट करना है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में। इसके लिए जो 15th फाइनेंस कमीशन ने भी जो है पैसे देने की बात कही थी। इसके अलावा प्रधानमंत्री मातृ बंधन योजना, देखिए ये एक मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम है, जिसमें 5,000 रुपये महिलाओं को 3 इंस्टॉलमेंट में दिए जाते हैं। इसके अलावा आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए भी 250 करोड़ रुपये दिए गए हैं। जो सामुदायिक प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हैं, उनके नए उपकरण हो वहाँ पे, उसके लिए भी 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था है। और उसको PHC CHC का सुदृढ़ीकरण के लिए भी 15 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं इस बजट में। अब देखिए चिकित्सा शिक्षा,
देखिए प्रत्येक ज़िले में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना का लक्ष्य है, मतलब 75 मेडिकल कॉलेज हों। अभी आज वर्तमान में 45 जनपद जो हैं वो आच्छादित हो चुके हैं। इसके अलावा 14 जनपदों में मेडिकल कॉलेज का कार्य निर्माण में है। इसके अलावा 16 जनपद के लिए पीपीपी मॉडल की उसमें लाने की तैयारी की जा रही है। अब एक उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसको भी बनाने की प्रस्ताव रखा गया है बजट में, और जिसके लिए 20 करोड़ रुपए भी दिए गए हैं। इसके अलावा नर्सिंग कॉलेज और अभी अगर हम टोटल सीट की बात करें तो एमबीबीएस की सीट जो प्राइवेट और गवर्नमेंट मिला करके 8,528 सीटें हैं, और पीजी की बात करें तो 2,847, और लगभग 300 संस्थान हैं जिसमें नर्सिंग पैरामेडिकल के पाठ्यक्रम शुरू हुए हैं वर्ष 2022 में। सिर्फ वर्ष 2022 में इतने संस्थानों में ये सब पाठ्यक्रम शुरू हुआ है। देखिए टर्शरी चिकित्सा के लिए जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, प्राइमरी के लिए प्राइमरी हेल्थ सेंटर जाते हैं, फिर सेकेंडरी के लिए डिस्ट्रिक्ट हम जो हॉस्पिटल उसमें चले जाते हैं। टर्शरी जो है काफ़ी बड़ी बीमारी हो गई तो उसके लिए एसजीपीजीआई में एक इमरजेंसी मेडिसिन एवं रीनल ट्रांसप्लांट इसके केंद्र की स्थापना की गई है। इसके अलावा लीवर ट्रांसप्लांट सेंटर एसजीपीजीआई में जो संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट है लखनऊ में, उसमें लीवर ट्रांसप्लांट और एडवांस डायबिटिक सेंटर स्थापित किया गया है। इसके अलावा मेरठ, प्रयागराज और केजीएमयू लखनऊ में जो कि आपका मेडिकल कॉलेज है, मेरठ के, प्रयागराज के और लखनऊ के, उसमें डायबिटिक रेटिनोपैथी की स्थापना की गई है। इसके अलावा जो आरएमएल है लखनऊ का, उसमें एडवांस न्यूरोसाइंस का सेंटर बनाया गया है। अब फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में देख लीजिए, 14 मंडलीय कार्यालयों तथा प्रयोगशालाओं के भवन निर्माण के लिए पैसे दिए गए हैं, मशीनों के लिए पैसे दिए गए हैं। इसके अलावा फिर से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर देख लेते हैं, जो आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आईटी इनेबल्ड सर्विसेज हैं, आईटी और आईटीईएस, उसके डेटा सेंटर। इसके अलावा ईएसडीएम जो ईएसडीएम इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग। इसके अलावा डिफेंस एंड एरोस्पेस, फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल, वेयर हाउसिंग, लॉजिस्टिक, टूरिज़्म, टेक्सटाइल, एमएसएमई, ये सारे जो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा निवेश आ सकता है। तो इसके लिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने लगभग 25 पॉलिसी बनाई हैं जिससे जो है अच्छा खासा औद्योगिक विकास हो सके हमारे प्रदेश में। और हमने भी आगे देखा ही था, एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ औद्योगिक गलियारों और औद्योगिक जो है कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, उनका क्लस्टर बनाया जा रहा है। तो इसमें 5 लाख का लक्ष्य है, 5 लाख लोगों को रोज़गार मिले। देखिए ये एक्सप्रेसवे हमने देखा था, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, इनके किनारे 6 स्थानों पर औद्योगिक निर्माण संकुल बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। अब देखिए 2018 में जो हमारा पहला इन्वेस्टर समिट हुआ था, 2018 वाला, उसमें मोर देन 4.28 लाख करोड़ का हमें एमओयू हमने साइन किया था। और जो हमारा अभी 2023 में हुआ है फरवरी में लखनऊ में, उसमें हमने 33.5 लाख करोड़, ये आपके प्री में पूछा जा सकता है, 33.5 लाख करोड़ रुपए के एमओयू साइन हुए हैं। और प्रदेश में फार्मा पार्क स्थापित करने के लिए 25 करोड़ रुपए इस बजट में प्रस्तावित हुए हैं। अब देखिए एमएसएमई और एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए क्या किया जा रहा है। तो देखिए एक्सपोर्ट प्रमोशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इन सब में एमएसएमई की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। तो जो न्यू एमएसएमई पॉलिसी आई है उसमें हमने लक्ष्य रखा है कि जो रोज़गार सृजन हो उसमें वार्षिक वृद्धि जो उसमें 15% और हो। मान लीजिए पिछले साल 10 लाख लोग को अगर रोज़गार मिला था, तो इस बार 10 लाख में 15% और जोड़ कर लीजिए, उतने लोग को रोज़गार मिले। देखिए ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, और जो उसमें हैंडीक्राफ्ट्स हैं उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके लिए एक यूनिटी मॉल की व्यवस्था स्थापना की जा रही है 2023-24 के बजट में, उसके लिए 200 करोड़ रुपये भी दिए गए हैं। अब सड़क और सेतु, देखिए पर्यटन को बढ़ाना है, तो ऐसे डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे पर्यटन केंद्र हैं तो उसके आसपास जितनी सड़क हो, गड्ढा रहित हो, है ना, चौड़ी हो, तो इसके लिए भी और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय मार्ग से जोड़ा जाए। इसके अलावा मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना, उसमें 181 राजस्व ग्रामों में सड़क निर्माण किया गया पिछले वर्ष में। देखिए रेलवे के ऊपरगामी सेतुओं के लिए इतने रुपए प्रस्तावित हैं। राजमार्गों का चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण के लिए पैसा दिया गया। जो धर्मार्थ मार्ग हैं जैसे मथुरा, वृंदावन, फिर आपका अयोध्या, फिर आपका विंध्याचल, इन सब जगह के जो मार्ग हैं, इन सब रोड कनेक्टिविटी के डेवलपमेंट के लिए 1 लाख करोड़ रुपये की व्यवस्था इस बजट में प्रस्तावित है।
राज्य सड़क निधि में जो है इतने रुपए प्रस्तावित किए गए, 2,500 करोड़ रुपए। इसके अलावा औद्योगिक जो लॉजिस्टिक पार्क हैं, इंडस्ट्रियल पार्क हैं, उनके लिए जो है 4 लेन रोड हो, वहाँ पे चौड़ीकरण हो। चीनी मिल परिक्षेत्र में, जैसे अगर आप गोंडा गए होंगे तो वहाँ पे बजाज की जो आपकी चीनी मिल है, वहाँ पे जब पेराई का सीज़न होता है तो ट्रकों की जैसे जाम लग जाता है, तो इसलिए उन्हें सुदृढ़ीकरण और नवीनीकरण और पुनर्निर्माण कार्य के लिए 250 करोड़ रुपए बजट में प्रस्तावित हैं। अब सिंचाई देख लें, इरिगेशन और जल संसाधन, देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये प्रीलिम्स के लिए। तो अगर यूपी की बात करें हम जोग्राफिकल एरिया, तो टोटल जोग्राफिकल एरिया 240.93 लाख हेक्टेयर, और इसमें अगर एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल जो है 188.4 लाख हेक्टेयर, और कृषि कितने पे होती है, एग्रीकल्चर होता कितने पे, 165.42 लाख हेक्टेयर पे। तो ये फैक्टर आप प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए भी। इसके अलावा देखिए 75,000 से ज़्यादा किलोमीटर की नहर, 34,000 से ज़्यादा नलकूप यानी ट्यूबवेल, 29 से ज़्यादा पंप नहर, 250 से ज़्यादा लघु डाल नहर, और इतने जलाशय, ये सब सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। अब देखिए मध्य गंगा द्वितीय चरण परियोजना, कचनौधा बांध, ये देखिए प्रीलिम्स से इंपॉर्टेंट है। कचनौधा बांध ये कहाँ पे है, ललितपुर में। इसके अलावा शहजाद बांध, ये भी ललितपुर में है। इसके बाद लखेरी बांध जो है वो है झांसी में। तो ये प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है, आप लोग नोट कर लें। यहाँ पे भी नहरों के बगल में जो है उन्हें गड्ढा मुक्त किया, जो रोड जाती है लिंक रोड, उसका नवीनीकरण किया गया। 30 जनपद में जो डार्क जोन थे, देखिए डार्क जोन ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पे जलस्तर नीचे चला गया हो, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ व्यवस्था की जा रही है। नवीन रांची नलकूप के निर्माण की परियोजना है। इसके अलावा लॉन्ग टर्म इरिगेशन फंड है, उसमें 375 करोड़ रुपये दिए गए। सरयू नहर परियोजना के लिए 192 करोड़ रुपये दिए गए। मध्य गंगा परियोजना को 375 करोड़ था। अब नमामि गंगे जल जीवन मिशन के तहत जो 2023-24 तक हमें यूपी के समस्त घर यानी 2.26 करोड़ घरों में जो है नल जो है नल का जल पहुँचे, तो ये हमारी जल जीवन मिशन योजना के तहत है, और इसके लिए भी हमने बजट में प्रावधान किया गया। इसके लिए भी नागरिक उड्डयन, ये भी इंपॉर्टेंट है। सिविल एविएशन, देखिए प्रेजेंट में 9 एयरपोर्ट्स हैं जो यूपी में जो फंक्शनल हैं, और 80 प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ के लिए एयर सर्विस उपलब्ध है। 3 जो है वो क्रियाशील हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट और जेवर यानी नोएडा में और अयोध्या में। यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट अभी बन रहा है, और आने वाले समय में वो बन भी जाएगा और फंक्शनल भी हो जाएगा। और जेवर में जो पहले 2 रनवे थे, अब 2 से बढ़ा के उसे 5 किए जा रहा है। अब देखिए आने वाले समय में हमारे उत्तर प्रदेश में 21 एयरपोर्ट हो जाएंगे, जिसमें 5 इंटरनेशनल होंगे और 16 जो होंगे डोमेस्टिक, तो ये इम्पोर्टेंट है। फिर देखें एनर्जी के फील्ड में, देखिए एनर्जी के फील्ड में अगर हम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की बात करें तो 24 घंटे बिजली आ रही है। तहसील लेवल की बात करें तो 20 से 22 घंटे, ये रोस्टर बना रखा है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ने, और गाँवों में 18 से 20 घंटे की बिजली दी जा रही है। जो प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, जो सौभाग्य योजना थी, उसके तहत जो गरीब लोग थे, बीपीएल लोग थे, उनको जो है बिजली कनेक्शन फ्री में दिया गया, फ्री में। और जो मतलब बीपीएल नहीं थे लेकिन फिर भी गरीब थे, तो उनके लिए 500 रुपये फीस थी, और वो 50 रुपये की 10 मासिक किस्त में उन्हें कनेक्शन दे दिया गया। अब देखिए जो एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर जो फीडिंग लाइन थी, उन्हें सेपरेट किया गया, ताकि इससे फ़ायदा ये होगा कि जो है कृषि के टाइम हम पूरे टाइम कृषि में तो हमें देनी नहीं है, जब उनको जो सिंचाई करनी हो, जैसे कुसुम, उसके लिए कुसुम भी है। उसके अलावा यानी अगर वो इलेक्ट्रिसिटी से करते हैं तो ये फीडिंग, और शहर में जैसे रात में ज़रूरत है, तो इस तरह से फीडिंग लाइन से भी कई सारे फ़ायदे होने हैं। इसके बाद थर्मल पावर प्लांट की बात करें, देखिए प्रीलिम्स के लिहाज से देखिए हमें ये इंपॉर्टेंट है, घाटमपुर कहाँ है, ओबरा कहाँ है और जवाहरपुर कहाँ है। तो देखिए घाटमपुर जो है जो थर्मल पावर प्लांट है वो है कानपुर में, ओबरा जो पावर प्लांट है वो आपके सोनभद्र में चौपन के पास है, और जवाहरपुर जो है वो है आपका एटा में। ये पी के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और देखिए अगर औसतन उत्पादन की बात करें तो 2019-20 में जो था वो 3,766 मेगावाट था प्रतिदिन, और आज की डेट में 3,998 मेगावाट प्रतिदिन है। आप सीधे याद कर लीजिए 4,000 मेगावाट प्रतिदिन है। और 2x660 यानी 1,320 मेगावाट जवाहर थर्मल पावर प्लांट और ओपरा सी पावर प्लांट और 660 की पनकी यहाँ पे पूर्ण होना है इस वर्ष में। इस पे काम निजी नलकूप उपभोक्ताओं को विद्युत बिलों में पहले 50% छूट थी, अब ये जो है बिजली में सबसे छूट देने की बात की गई है। बुंदेलखंड में जो है जो ये इम्पॉर्टेंट है प्री के लिए, बुंदेलखंड में सोलर एनर्जी के लिए एक परियोजना है जिसके तहत
केंद्र सरकार और जर्मनी की KfW संस्था, ये दोनों मिलकर के ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर सेकंड परियोजना के अंतर्गत जो है इस परियोजना का जो है 3 वर्षों में पूर्ण किए जाने का लक्ष्य है। इसके अलावा रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम, इसमें क्या है, जो डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनीज़ हैं पावर की, उनकी कुशलता बढ़े, उनकी क्षमता में वृद्धि हो। तो ये अभी हमने यहाँ तक देख लिया। अब इसके आगे जो अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत है वो अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है और आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।